नमस्कार, मैं सासाराम के सदर अस्पताल में मौजूद हूं और सदर अस्पताल के संचालन को लेकर किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है उसको मैं बताने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। जब सदर अस्पताल 100 बेड का हुआ करता था उस समय एक उपाधीक्षक के पद का सृजन किया गया था, जिस उपाधीक्षक के माध्यम से इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा था। लेकिन 2009 में इस व्यवस्था को ख़त्म करके इस अस्पताल को 300 बेड वाला अस्पताल घोषित किया गया, जिसके बाद से उपाधीक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया। उपाधीक्षक के बाद पहली बार अधीक्षक के तौर पर डॉक्टर रामाशंकर तिवारी की नियुक्ति की गई और उस नियुक्ति के बाद जो परंपरा बनाई गई उस परंपरा में किस तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है उसको कैमरे के माध्यम से और तथ्यों के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सोचिए कि सरकार की ओर से इस अस्पताल के संचालन को लेकर अधीक्षक के पद को सृजित किया गया है, लेकिन फर्जी तरीके से यहाँ के सिविल सर्जन या कुछ लोगों के द्वारा कार्यकारी अधीक्षक के पद को सृजित कर दिया गया है, जिसके बाद से लगातार इस अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराती जा रही है। कारण कि जो पद स्वयं में अवैध है उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति वैध तरीके से काम कैसे कर सकता है, इस बात को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। जब यहाँ पर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कार्यकारी अधीक्षक का पद सृजित ही नहीं है तो कैसे कोई अधिकारी अपने तरीके से किसी चिकित्सक को कार्यकारी अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर सकता है या उसे पदस्थापित कर सकता है। इस बात को नहीं तो यहाँ के डीएम और नहीं यहाँ के सीएस समझ पा रहे हैं कि आखिर कैसे किस नियम के तहत एक कार्यकारी अधीक्षक की पोस्टिंग बहुत दिनों से होती आ रही है और उसी कार्यकारी अधीक्षक के तौर पर अभी डॉक्टर बीके पुष्कर इस सदर अस्पताल में काम कर रहे हैं। आखिर डॉक्टर बीके पुष्कर या सिविल सर्जन से इस बात की जानकारी क्यों नहीं ली जानी चाहिए कि आपको किस आधार पर कार्यकारी अधीक्षक का पद दिया गया है, क्या आपका नोटिफिकेशन सरकार के अनुसार हुआ है, क्या आप इस पद के धारक वास्तव में इस पद के धारक हैं। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास अब शुरू हो चुका है और इन सवालों का जवाब अब यहाँ के अधिकारियों को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को फर्जी तरीके से कार्यकारी अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा चिकित्सक रहते हुए किस तरह से काम किया गया है उसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ साल पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से 3 चिकित्सकों के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी और 3 चिकित्सकों के द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में MIC मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जिस तरह से 1 साल के लिए तीनों चिकित्सकों की डिग्री को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें से एक चिकित्सक स्वतः यहाँ से रिजाइन करके चले गए, जिसमें से एक चिकित्सक अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि उसी में से शामिल डॉक्टर बीके पुष्कर अभी भी काम कर रहे हैं, जिसके कार्यों को गलत पाते हुए MCI के द्वारा जिनके कार्यों को गलत पाते हुए उन पर कार्रवाई करते हुए 1 साल के लिए उनके डिग्री को निलंबित कर दिया गया था। सोचिए कि उस चिकित्सक के द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा था, किस तरह से प्रभावित होकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अगर कोई चिकित्सक इस तरह से काम करता है, प्रभावित होकर काम करता है तो कार्यकारी अधीक्षक के पद पर उसके द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा होगा, ये जानने और समझने की बात है। आखिर कार्यकारी अधीक्षक के पद को सृजित करने से पहले इस बात पर विचार क्यों नहीं किया गया कि जो पद सृजित किए जा रहे हैं वो गाइडलाइन में है या नहीं है। और दूसरी बात, जब कार्यकारी अधीक्षक के पद पर डॉक्टर बीके पुष्कर को प्रतिनियुक्त किया जा रहा था तब इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि उनका कार्य करने का तरीका क्या है, किस तरह से उन पर आरोप लगाए गए हैं। अगर इस तरह के चिकित्सकों को इस तरह की ड्यूटी लगाई जाएगी तो सोचिए कि कैसे कोई निष्पक्ष होकर कार्य करेगा और निष्पक्ष रिपोर्ट की कल्पना करेगा। जब वो चिकित्सक के तौर पर किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं तो बतौर कार्यकारी अधीक्षक के तौर पर उनके द्वारा किस तरह से काम किया जाएगा, इस बात पर यहाँ के CS विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निलंबन अवधि का वेतन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार निलंबित अवधि के वेतन की निकासी भी उनके द्वारा करवा ली गई है, जबकि यह मामला हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन है। हाई कोर्ट के स्तर से कोई निर्णय नहीं आया है। इसके बाद भी उनके द्वारा 1 साल जो निलंबित अवधि है उस अवधि का वेतन भी निकासी करवा लिया गया है। आखिर उनकी वेतन की निकासी कैसे की गई, किसके निर्देश पर उनकी वेतन की निकासी की गई, इस बात का खुलासा भी अब करने का समय आ गया है कि क्या उनके द्वारा 1 साल काम किया गया नहीं किया गया। चूँकि उनका
जो डिग्री था वो निलंबित था, उस निलंबन के पीरियड में उनके द्वारा काम किया गया नहीं किया गया, इस बात की जानकारी अब लेने का समय आ गया है। और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, अब उन अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा भी ये पूछा जाना चाहिए कि आप किस अधिकार से हमें निर्देशित कर रहे हैं, किस अधिकार के तहत आप हमें निर्देश दे रहे हैं, किस अधिकार के तहत काम कर रहे हैं, आप जिस पद पर रहकर काम कर रहे हैं क्या वो पद वाकई में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार है या नहीं है। अब इन बातों को खुलासा करना बेहद ज़रूरी है। अगर खुलासा नहीं होगा, लोग नहीं जानेंगे, कर्मचारी नहीं जानेंगे, तब तक से यहाँ पर जिस तरह से उनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ किया गया था, जिस तरह से उन पर उंगली उठाई गई थी, जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, उस तरह का कार्य यहाँ हमेशा होते रहेगा। और इस कार्य को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि बीके पुष्कर के बैकग्राउंड को देखते हुए तत्काल प्रभाव से CS के स्तर से विचार किया जाना चाहिए कि जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जब इन पर कार्रवाई की गई थी, तो फिर कैसे किसी चिकित्सक को कार्यकारी अधीक्षक बनाकर काम लिया जा रहा है, और जब उसके द्वारा काम किया जा रहा है तो वो सही तरीके से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये विचार का विषय है। और इस पर विचार नहीं होगा तो यही माना जाएगा कि सारे लोग मिलकर इस अस्पताल को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और इन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई या इन्हें पद से नहीं हटाया गया तो पक्के तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खिलवाड़ होगा और किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से नहीं बचाई जा सकती है। सासाराम के सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।